नरेंद्र मोदी ने उनकी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बना कैसे रखा है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार देश की ग्रोथ रेट जो है उसके आंकड़ों में कुछ हेरफेर करती है? सर भारत के 17वें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, यंगेस्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे और IMF में भारत के ईडी सुन के लोग सीधे घबरा जाते हैं। मेरे से घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने उनसे कहा कि सर आप बताएं किन चीजों पे काम करना है। तुरंत बोलते हैं नहीं, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आप किन चीजों पे काम करना चाहते हैं। ये PM मोदी ने कहा। हाँ, PM साहब का जो सीखने का जो जुनून है वो मैंने बाकी लोगों में नहीं देखा है। दुनिया ने कोविड काल देखा और आज भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उससे निकल नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया कि जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग कह रहे थे कि अगर 5% भी अगर भारत की ग्रोथ रेट हो जाए ना तो बहुत किस्मत की बात होगी, और हम 7.8 7.6 तक चले गए, 8.2 पिछले साल 8.2 तक चले गए। ये कैसे कर पाए नरेंद्र मोदी? इसमें मैं अब रोशनी डालूंगा। पहले एक चीज और, तलाश सिर्फ आवश्यक होता है लेकिन जो नेतृत्व है वो उसको परिपूर्ण बनाता है। भारत सरकार ने मार्च और अप्रैल 2020 में तभी उसका विश्लेषण कर लिया था कि ये जो कोविड महामारी है ये बहुत बड़ी सप्लाई साइड शॉक होगी। भारत सिर्फ एकमात्र देश G20 में जिसने इसको एक्चुअली ऐसा एक विश्लेषण लगाया। यदि भारत मार्च अप्रैल 2020 में इसको तब भारत ने नहीं सोचा होता तो जो इन्फ्लेशन जो 6% का था वो करीब 20% होता। ओह माय गॉड। 2008-9 उस समय में 18 महीने हर महीने इन्फ्लेशन जो है 10% से ज्यादा, डबल डिजिट में, और जो पीक पे 18% इन्फ्लेशन। और ये सप्लाई साइड शॉक थी नहीं। आपको ध्यान होगा कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में तो कोई लॉकडाउन हुई नहीं। महान अर्थशास्त्री तो मनमोहन सिंह थे। उनके समय 18 महीने डबल डिजिट में महंगाई रही जबकि सप्लाई साइड का शॉक नहीं था। और जब सप्लाई साइड का शॉक था, कोविड जैसी महामारी लोगों ने नहीं देखी थी, तो एक चाय वाले प्रधानमंत्री ने जो है वो उसको संभाल लिया और ऐसा संभाला जैसे दुनिया में कोई नहीं संभाल पाया। ये कैसे हुआ? अरे निंदा होगी इसको सोच के। यदि आप डरोगे और संकोच करोगे तो आप कैसे कठिन निर्णय लोगे? ये सब चीजों में जो लीडरशिप के जो डायमेंशन है, ह्यूमन डायमेंशन जो है, वो भी काफी अहम हो जाते हैं। आपने जितना बाहर से देखा है, राहुल गांधी जो सलाह देते हैं, आपको राहुल गांधी में कितनी अर्थव्यवस्था की समझ दिखती है? देखिए, ये मोदी सरकार ना सही डेटा ग्रोथ का बता ही नहीं रही है। ये फर्स्ट डेटा है, ये छुपा रही है। 2.5% कम होना चाहिए, ऐसा है क्या? ऐसा जब मान लो आप एक शेर पे सवार हो गए तो अब ना आप उतर सकते हो ना आप उस पे सवारी कर सकते हो। आपके एक हमनामी है सुब्रमण्यन स्वामी, उन्होंने कहा कि आप लोग गलत चलाते हैं। IMF ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा। आप तो चूंकि IMF से जुड़े हुए हैं, हम लोग झूठ बोल रहे हैं या? ने कहा है कि 2047 तक भारत जो है वो $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगा। ये 80 साल आजादी के और उसमें हम पहुंचेंगे 5 ट्रिलियन, और अगले 20 साल में 55 ट्रिलियन। ये कैसे होगा? इसमें एग्जैक्टली बताता हूँ। PV नरसिम्हा राव जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर एक जीरो है, शून्य है, जिसके पास में एक यदि प्रधानमंत्री लग जाए तो फिर वो 10 बन जाता है, लेकिन वो एक के बिना वो शून्य ही है। क्या अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है, क्या उसके लिए नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी की सोच वाला नेतृत्व होना देश के लिए जरूरी है? शेयर मार्केट का एक बबल बना हुआ है, जिस दिन फटेगा बहुत लोगों को लेकर डूबेगा। ये सच्चाई है। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उस विषय को समग्र तौर पर समझ पाएं और ऐसी चीजें जो अमूमन नहीं नजर आ रही वो भी दिखने लगें। आज टॉप एंगल में हम भारत की अर्थव्यवस्था को समझेंगे। सुनने में लग सकता है कि अरे बड़ा बोझिल सा पॉडकास्ट होगा, लेकिन हमारी गारंटी है कि आपको इतने सरल तरीके से चीजें समझाएंगे कि आपको हर बात सही और सरल नजर आने लगेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया जब स्ट्रगल कर रही है कोविड के बाद, युद्ध के इस संकट वाले दौर के बाद, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बना कैसे रखा है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार देश की ग्रोथ रेट जो है उसके आंकड़ों में कुछ हेरफेर करती है? जो प्रिडिक्शंस है वो सही हैं नहीं है? 2047 तक क्या भारत की इकोनॉमी $55 ट्रिलियन की भी हो सकती है क्या? और नरेंद्र मोदी भारत को कहां ले जा रहे हैं? आज इन सारे विषयों पर टॉप एंगल से हमें चीजों को देखने में मदद करेंगे। हमारे साथ हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन साहब। सर कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सुशांत। और
सर के बारे में मैं आपको बता दूं कि सर भारत के 17वें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, यंगेस्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं और आईएमएफ में भारत के ईडी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ईडी सुन के लोग सीधे घबरा जाते हैं। मेरे से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर आपने पहली बात तो 2018 से 21 तक नरेंद्र मोदी सरकार में आपने बतौर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर काम किया है। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी को इकोनॉमी की समझ नहीं है। आपने 3 साल उनके साथ काम किया। नरेंद्र मोदी को क्या इकोनॉमी समझ में आती है? आपका आकलन क्या था? देखिए, पहले तो मैं सुशांत, ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो जो 3 साल जिसमें मैंने मेरा ये सौभाग्य था कि मैं मोदी जी के साथ बहुत करीबी से मैंने काम की। कई बार तो जब मैं प्रेजेंटेशन देता था तो पीएम साहब वो सुनिश्चित करते थे कि वो वन ऑन वन प्रेजेंटेशंस हो। और तो इसलिए मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं काफ़ी करीबी से उनकी सोच जो है और आर्थिक सोच और बाकी सोच समझने का एक मौका मिला मुझे। और इसमें मैं वो एक जो सबसे मुझे उनके बारे में अच्छी क्वालिटी लगती है कि वो हमेशा सीखना चाहते हैं। बहुत एक अच्छे लर्नर हैं, और लर्नर की एक मतलब सीखने वाले की खासियत ये होती है कि वो सुनता है। जो भी, अब यदि मान लीजिए आपको यदि लगे कि आपको सब कुछ आता है तो आप सीख नहीं सकते। जैसे एक कटोरे में एक्चुअली पानी पूरा भरा हुआ है तो आप नया पानी क्या ही डालें उसमें। लेकिन उसको जब आप उसको खाली करने की क्षमता रखते हैं कि आप समझें कि जो मुझे नहीं आता है वो उसको मैं समझूं, तो वो एक बहुत अच्छी खासियत है। ये मैंने पीएम साहब में बहुत अच्छा देखा। काफ़ी स्मार्ट है उनमें, मतलब उनका ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छा है, और सवाल पूछने में वो चूकते नहीं हैं। हालांकि वो देश के प्रधानमंत्री, और मैं तब एक बहुत मतलब उम्र में और कद में हर चीज़ में काफ़ी अंतर है तब भी, लेकिन कई बार कुछ समझ में ना आए तो एक्चुअली बताते थे कि दोबारा समझाइए इसको। और वो एक जो मैंने उनमें जो एक क्वालिटी देखी सीखने की, और कई बार वो बोलते थे कि मुझे तो नई चीज़ों सीखने का एक मेरी भूख है, और वो भूख मैंने देखी है। तो ये उनको देखने के बाद मैं इस अभिप्राय पे पहुंचा हूं कि यदि कोई जीवन भर सीखता रहता है तो उसकी जो काबिलियत है वो बढ़ती रहती है, और ये मैंने देखा है उनमें। आपको याद है आप जब पहली बार पीएम से मिले बतौर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो दिन वो क्या था और क्या हुआ था उस दिन? हाँ, मुझे अच्छे से ध्यान है। मेरी नियुक्ति दिसंबर में हुई थी, और तब मैं तो वो रिक्वेस्ट गई थी, दरख्वास्त गई थी कि कर्टेसी कॉल के लिए। तो हमारी ऑफिस उन्होंने एक्चुअली बताया कि कर्टेसी कॉल है सर, आप, जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो बताया गया कि अभी विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, तो जैसे ही विंटर सेशन ख़त्म होगा पीएम साहब आपसे मिलेंगे। और तो फिर अपॉइंटमेंट आया, 11 बजे का था, और हमारे स्टाफ वालों ने बताया कि पहले तो मैं कभी मिला ही नहीं था एक्चुअली इसमें। तो उन्होंने बताया कि आप कम से कम 15-20 मिनट पहले चले जाइए, क्योंकि कर्टेसी कॉल है 5-10 मिनट की होगी, और आप देर से पहुंचेंगे तो वो 5-10 मिनट भी कम हो जाएगा। तो मैं तो करीब 45 मिनट पहले पहुंच गया था वहाँ पे। और जहाँ तक मुझे ध्यान है एक्चुअली 11:05 11:10 इस तरह गया, और जो मुझे लगा कि 5 मिनट का मीटिंग हुआ, मेरे ख्याल से करीब 45-50 मिनट का मीटिंग था। और तो जाते ही मैं तो चूँकि हिंदी अच्छा बोलता हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि सर आप बताएं किन चीज़ों पे काम करना है। तो तुरंत बोलते हैं नहीं, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आप किन चीज़ों पे काम करना चाहते हैं। तो ये पीएम मोदी ने कहा। हाँ, तो ये बड़ा और अच्छा था कि मैंने तो इन चीज़ों में के बारे में काफ़ी सोच रखा था कि क्या क्या कर रहा है। तो एक्चुअली तो मैं बताता रहा, और एक्चुअली तभी देखा मैंने कि एकदम एक जो स्पंज जैसा होता है, स्पंज क्या करता है कि पानी डालते जाओ एक्चुअली वो अब्जॉर्ब करता जाता है, राइट। वैसे ही एक्चुअली सुन रहा हूँ, इतना ध्यान से सुन रहे हैं। दूसरी बात देखता हूँ कि कई बार एक्चुअली उनकी आंखें बड़ी हैं, तो कुछ चीज़ ऐसे एक्चुअली आप देखो तो करीब से तो कोई दिलचस्प चीज़ उनको इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो उनकी आंखें एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज में दिखता है कि आंखें बड़ी हो रही हैं। तो उससे साफ एक और, जैसे मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मैं काफ़ी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में नोबेल लॉरेट से पढ़ा हूँ, और ऐसे लोग जो एक्चुअली गवर्नर बने, फेड के एडवाइजर्स, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन, उन सब मतलब काफ़ी अच्छे लोगों से मेरा प्रिविलेज रहा है कि मैंने देखा है। लेकिन उनके मुकाबले भी मैंने जो देखा, पीएम साहब का जो सीखने का जो जुनून है, वो मैंने बाकी लोगों में नहीं देखा है।
ये मेरे को एक्चुअली बहुत मतलब एकदम प्रशंसा योग्य एक्चुअली मैंने बात ये देखी। तो कई लोग बोलते हैं कि वो अच्छे लिसनर हैं, तो मेरे अनुसार एक्चुअली लिसनर जो है वो एक्चुअली उसी का एक एस्पेक्ट है, क्योंकि वो सीखना चाहते हैं इतना, इसीलिए वो सुनते हैं बहुत। और ये मैंने ये भी देखा है कि कई बार एक्चुअली ऐसे भी मीटिंग हुए जब सुबह 9:30 बजे तब भी उस मीटिंग में, और कभी कभी मीटिंग रात के 12 बजे भी, लेकिन एनर्जी जो है उनकी एनर्जी लेवल वो उसमें ज़्यादा फर्क मैंने नहीं देखा है। तो ये मैं खुद, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ और साधना करता हूँ, तो एक्चुअली तो कई बार मेरे को लगता था कि मैं पूछूं उनसे कि क्या साधना करते हैं सर आप कि जिससे कि कौन से प्राणायाम करते हैं आप, जिससे कि इतना इतना एनर्जी बना रहता है एक्चुअली। तो ये चीज़ें मुझे एक्चुअली काफ़ी इंस्पायर करती थी। एक चीज़ और, जैसे पर्टिकुलरली कोविड के समय पे और उससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, और मैं एकदम मतलब खुली तौर पे बता रहा हूँ कि कई बार मीटिंग हुआ उनके साथ, एक्चुअली मैंने कुछ मतलब प्रेजेंटेशन की और बाहर निकला, तो बाहर निकल के लगता है यार और थोड़ा मेहनत करें। मतलब ऐसा नहीं, मैं तो मेहनत करता हूँ एक्चुअली, मेरी फितरत है कि मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन एक ऐसा, यदि आप 40 मिनट 45 मिनट बाद मिल के आए हैं, उसके बाद आपको लग रहा है कि चलो और थोड़ा मेहनत और करते हैं एक्चुअली, तो वो एक्चुअली मतलब एक इंस्पिरेशनल क्वालिटी, यदि आपको लगे, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं मतलब इतने अच्छे काबिल लोगों से पहली बार काम कर रहा था, मैंने ऐसे बहुत काबिल लोगों के साथ काम किया है, लेकिन उसके बावजूद यदि एक कोई व्यक्ति है जो आपको एक्चुअली ये मतलब एक ये भावना जगा दे कि और चलो और मेहनत करते हैं, तो वो उसमें कुछ बात है। और तभी शायद ये रिजल्ट भी आ रहा है, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। आपकी बुक इंडिया एट 100, उसकी भी थोड़ी बात करेंगे। लेकिन सर, आपने चूंकि जिस समय आप पीएम के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे उस सरकार में, तभी बड़ा संकट का दौर भी आया, कोविड का समय भी आया। आपको याद है कोविड के समय जब ये निर्णय लेना था नरेंद्र मोदी को कि जिंदगियां बचाएं या इकोनॉमी बचाएं, उन्होंने कैसे निर्णय लिया? और उसके बाद का जो रिवाइवल है हमारी इकोनॉमी का, क्या वो एक सपने से कम नहीं है? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और इसमें मैं एक्चुअली रोशनी डालना चाहता हूँ, क्योंकि यदि आप देखें तो कई लोग अब जो मतलब ये बताते हैं कि कोविड में ऐसा हुआ वैसा हुआ, और आंकड़ों से यदि हम बात करें तो जो मतलब 1 मिलियन में कितने कितने मतलब देहांत हुए, कितने लोग मरे, उसमें वो आंकड़े ले तो अमेरिका के देखें तो करीब 350 के करीब है, 1 मिलियन में 350 10 लोग। लाख लोगों में 10 लाख, हाँ, 10 350 लाख लोग। लोगों में एक्चुअली 350 करीब। भारत का करीब 35 से भी कम, शायद 30, यानी कि 10 गुना कम। और इसको समझने के लिए एक दो चीज़ें इसमें रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है कि पहला तो आप ये कि हालांकि हमारी जो आबादी है काफ़ी मतलब कम उम्र की ही, यंग है, लेकिन तभी हमारे वृद्ध आप देखें तो करीब करीब 250, करीब 25 करोड़ 30 करोड़ की वृद्ध उनकी आबादी 140 करोड़ में। और सिर्फ एक्चुअली उनमें ही उनको नहीं बचाते, तो वहीं पे जो 25-30 करोड़ वृद्ध, क्योंकि वृद्ध उनमें उनको कोविड होना और उनको एक्चुअली उनका रिस्क ज़्यादा था, तो यदि वो सही नीति नहीं ली जाती तो उसमें ही इतनी त्राही त्राही होती। आप सोच के देखें कि अमेरिका की पूरी आबादी करीब 35 करोड़ है, और हमारी सिर्फ वृद्ध लोगों की आबादी एक्चुअली 25-30 करोड़। दूसरी बात ये समझें कि हमारी जो हेल्थ की जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा था कि तब इटली, स्पेन वगैरह में आपने देखा होगा कि जो इमरजेंसी रूम के आगे एक्चुअली स्पेस नहीं है, वहाँ पे जगह नहीं है, लोगों को ट्रीट किया जा रहा है बाहर में, हॉस्पिटल के बाहर में। और ये तो विकसित देश हैं जहाँ पे उनकी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छी है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी थी ही नहीं। अब और तीसरी बात ये ध्यान दें कि एक्चुअली जो भी एक महामारी है, महामारी एक नेटवर्क फिनोमेनन के रूप में होती है। अब जैसे नेटवर्क्स तो आप लोग समझते हैं कि यदि 10 लोग आपको सुनते हैं तो उस 10 लोग से एक्चुअली करीब और 10 लोग सुनेंगे, और यदि 1000 लोग सुनेंगे तो 1000 लोगों से एक्चुअली शायद 10,000 लोग, तो वो नेटवर्क फिनोमेनन होता है। तो वैसे ही एक महामारी भी नेटवर्क में फैलती है कि ये जब आबादी ज़्यादा होती है तो उसका जो फैलाव होता है, फैलाव का जो गति होता है वो एक्चुअली ज़्यादा होता है। और लॉकडाउन इसलिए बता रहा था कि जब पहला वेव जब आया, तो पहला वेव में डॉक्टर्स को ये भी नहीं पता था कि लोगों को वेंटिलेटर में जाना है कि नहीं डालना है। वीवीपैट
माफ कीजिएगा, जो कपड़े चाहिए आपको, हाँ। सारी चीजें, वो चीजें नहीं नहीं थी। थी, मास्क नहीं थे तब। और आपको ध्यान होगा तब एक्चुअली हमारे राष्ट्रपति की जो क्या श्रीमती, वो भी मास्क सिल रही थी तब। तो मास्क नहीं थे, पीपी जो किट्स हैं, पीपी किट नहीं पीपी थे, किट्स नहीं था, सैनिटाइजर्स नहीं। सैनिटाइजर्स नहीं था। और तब इसीलिए प्राण बचाने के लिए वो लॉकडाउन जो है बहुत जरूरी था। 100 साल में एक बार इस तरह की महामारी। केवी सर, लेकिन इसमें एक चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया ने कोविड काल देखा और आज भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उससे निकल नहीं पाई। नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया कि जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग कह रहे थे कि अगर 5% भी अगर भारत की ग्रोथ रेट हो जाए ना तो बहुत किस्मत की बात होगी, और हम 7.8 7.6 तक चले गए, 8.2 पिछले साल। 8.2 तक चले गए। ये कैसे कर पाए नरेंद्र मोदी? तो इसमें मैं रोशनी डालूंगा। और पहले एक चीज़ और, चूंकि हम महामारी की बात कर रहे थे, तो मैं ये भी बता दूं कि यदि आप वहाँ उस समय का दौर, तब का दौर देखें, मई में, अप्रैल मई 2020, मई 200, क्योंकि मैं सारा चीज़ पढ़ता था तब। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की विश्लेषण आई, प्रिंसटन की, उन्होंने लिखा था कि भारत का जो पीक है वो मई के अंत में आएगा। और यदि मई के अंत में आएगा तो फिर करीब करीब 70,000 80,000 लोग रोज मरेंगे। ये उस दिन का, तो उनका तब का आंकलन था। करीब करीब कुछ लोगों ने तो ये भी बताया करीब करीब हर रोज 1 लाख लोग मरेंगे। तो मतलब इतनी भयंकर वो स्थिति थी। और चूंकि लॉकडाउन किया गया, लॉकडाउन के कारण जो हम भारत का जो पीक आया, पहला पीक आया, वो सितंबर के माह में आया और सितंबर के अंत में। तो उसमें जो समय मिला, वो समय में एक्चुअली सारा जो मास्क, पीपी किट, सब कुछ बनाने का जो समय था, वो बहुत ही आवश्यक था उस समय। ये ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि आज के तारीख में लोग वो भूल जाते हैं कि किस तरह के विश्लेषण वहाँ के जो विशेषज्ञ थे सर उन्होंने भूल लगाया। जाते हैं। आप, मुझे तो आश्चर्य होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगा दिया, ताली थाली बजवा दी। अब चूंकि जिंदा रह गए तो आप मजाक उड़ा सकते हैं, अगर नहीं बचे होते ना तो फिर आपकी फोटो मजाक उड़ा रही होती। अ, ये काफ़ी अहम है। और मैं कई बार एक्चुअली मैं अपना मतलब सौभाग्य मानता था, और कई बार देश का सौभाग्य भी मानता था कि वो जो तब जो कठिन निर्णयों का जो निर्णय लेने की जो शक्ति है, वो भारत में उस समय थी। और मैं पिछले दौर के को सोच के कई बार एक्चुअली ये सौभाग्य मुझे लगता था कि यदि पॉलिसी पैरालिसिस होती तो क्या होता, त्राही त्राही मच जाती इकोनॉमी तो एक तरफ, लेकिन प्राण बचाने में भी आपका जो मतलब जो डिफ़िकल्ट डिसीजन। ये दूसरी बात ये एक्चुअली, ये हम उस समय हम लोगों को, काफ़ी लोगों को भी लगता था कि देखिए ये सरकार की रहती है, और कि आप जब किसी पद पे रहते हो, आप करोगे तब भी क्रिटिसाइज होगा, नहीं करोगे तब भी क्रिटिसाइज। ये तो एक्चुअली मेरे अनुसार तो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, और इसको तो हमें ध्यान में रखना ही है। गाली खानी हाँ, वो अब वो कह लीजिए या फिर एक्चुअली निंदा कह लीजिए, जो भी है वो होता ही है। लेकिन उस समय में जो आपको सही लगे उसको करने का जो एक्चुअली एक दृढ़ निश्चय जो है, उसमें जो करेज ऑफ कन्विक्शन जो बोलते हैं, कन्विक्शन, वो बहुत अहम होता है। यदि आप सिर्फ देखें कि अगला क्या कर रहा है उसको मैं नकल मारूं, और तो फिर उससे जो है वो वैसा वो कन्विक्शन नहीं आती। वो नरेंद्र मोदी वो था। और उसमें ये मैंने कहा है कि एक्चुअली वो भले मैं हूं या फिर कोई और जो भी सलाह सिर्फ आवश्यक होता है, लेकिन जो नेतृत्व है वो उसको परिपूर्ण बनाता है। और आवश्यक और परिपूर्ण में, नेसेसरी और सफिशिएंट में, वो बहुत अंतर है। जब भी एक महामारी होती है, मतलब या फिर कोई क्राइसिस आती है, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, तो हम लोग सब पढ़ते हैं कि उससे डिमांड पे असर पड़ता है, यानी कि मांग पे असर पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा एक विपदा था जिसमें कि पहली बार 100 साल में पहली बार सरकार ये कह रहे थे कि आप लोग काम पे मत जाओ, घर पे रहो, पहली बार। तो इसलिए इस समय में एक्चुअली इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा वो जांचना, उसको परखना, वो बहुत अहम था। तो भारत एक ही ऐसा देश जिसने एक्चुअली उस समय अच्छे से विश्लेषण किया भारत ने, और कहा और अनुमान लगाया कि इससे सप्लाई और डिमांड दोनों पे असर पड़ेगा। यानी कि आपकी डिमांड तो कम होगी लेकिन सप्लाई भी कम होगी। क्यों? क्योंकि यदि लोग घर पे हैं और काम पे नहीं जा रहे हैं, तो जो आपके जो प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो नहीं बनेंगे फैक्ट्रीज में, तो सप्लाई आपकी कम होगी। और जो चीज़ें एक्चुअली आपको, मान लीजिए टमाटर है, प्याज है, आलू है, जो कि दिन भर
ट्रक में जाते हैं वो सिर्फ अब आप नहीं जा रहे हैं तो उससे भी एक्चुअली कुछ चीज़ें सड़ेंगी और फिर उससे सप्लाई कम होगी। तो इन चीज़ों पे और सप्लाई जब कम होता है तो उससे महंगाई बढ़ती है। तो ये चीज़ जो है, जो कि आज की तारीख में विकसित देश और जिस संस्था में मैं काम करता हूं, जिसमें मैं बोर्ड में हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आज बताता है कि कोविड जो है सप्लाई साइड शॉक था। ये भारत सरकार ने मार्च और अप्रैल 2020 में तभी उसका विश्लेषण कर लिया था कि ये जो कोविड महामारी है ये बहुत बड़ी सप्लाई साइड शॉक होगी। भारत सिर्फ एकमात्र देश G20 में जिसने इसको एक्चुअली ऐसा एक विश्लेषण लगाया। तो इसीलिए भारत की जो नीति थी वो नीति डिमांड साइड सप्लाई दोनों में काम किया भारत ने। और इसीलिए जो भारत का जो विकास दर आया है, यदि आप देखें ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है 2%, 2.5%, जहां वहां पे भारत ने एक्चुअली 7% से ज़्यादा विकास दर दर्ज के, पिछले साल तो 8.2% विकास दर। और ऐसे समय में जब एक्चुअली विकसित देशों में जो इन्फ्लेशन था 8%, 8.5%, 9%, और ये ध्यान रखना है कि वहां पे उनका जो औसताना जो इन्फ्लेशन था वो करीब 2%, यानी कि 3.5, 4 गुना ज्यादा इन्फ्लेशन। उस समय में ऐसे एक दौर में भारत की जो इन्फ्लेशन थी, जो कि 7.5% हुआ करती थी औसताना 2016 से पहले, भारत की इन्फ्लेशन इस महामारी के दौर में भी कई बार एक्चुअली थोड़ा 6% ज़्यादा हुआ, बट कभी भी 6.5% ज़्यादा नहीं हुआ। यानी कि आप औसताना देखें तो महामारी के समय भारत की जो इन्फ्लेशन थी हमारे औसत के जो हिस्टोरिकल एवरेज जो रहा उसके मुकाबले करीब 90% ही रहा, यानी तो कम। क्यों नहीं बढ़ी महंगाई भारत में? क्योंकि सप्लाई और डिमांड साइड जो नीति जो बनाई गई, नीति देखिए, आप नीति तब अच्छा बना सकते हैं जब आपने उसको जो सिचुएशन है, जो महामारी है, उसको एक्चुअली परखा कि इससे क्या असर होगा। इसको मैं इस साधारण शब्दों में यदि बताऊं तो देखिए, जब डिमांड रहता है, डिमांड कैसे आता है? लोगों के पास यदि पैसा है तो पैसा लोग खर्च करते हैं और उससे डिमांड बढ़ती है। लेकिन मान लीजिए आपके पास आपकी जो सप्लाई है वो कम हो गई। ऐसे उदाहरण से बताता हूँ, मान लीजिए ये माइक्रोफोन्स हैं, फोन्स के लिए अभी डिमांड है, आप जैसे लोग इसको खरीदना चाहते हैं, बाकी सारे जितने पॉडकास्टर हैं वो खरीदना चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी कारणवश इसका सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा? इसका दाम तो बढ़ेगा क्योंकि लोग तो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इसकी सप्लाई कम हो गई। तो यही चीज़ है बाकी चीज़ों में भी। तो सप्लाई जब इकोनॉमी में कम होती है, डिमांड, आपने लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए, जो कि अमेरिका ने, जर्मनी, जापान, बाकी लोगों ने देश में, तो क्या होगा कि काफ़ी सारे पैसे कम प्रोडक्ट्स को के पीछे भाग रहे हैं, तो महंगाई तो और बढ़ेगी। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने ये समझा कि इससे सप्लाई कम होगी, तो इसलिए सप्लाई को भी बढ़ाया और सप्लाई पे काम किया, ताकि और सप्लाई में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिमांड तो जैसे आपने पैसे दिए डिमांड आ जाता है, कि आपने ट्रांसफ़र किया और पैसे आ गए तो लोग तुरंत खर्च करना शुरू करते हैं। लेकिन सप्लाई एक्चुअली समय लगता है। आपने आज उसका वो डाला कि चलो सप्लाई बढ़ाना है, रोज़गार आएगी, तो 10 महीने, 12 महीने, 18 महीने के बाद सप्लाई बढ़ती है। यानी कि यदि भारत मार्च अप्रैल 2020 में इसको तब भारत ने नहीं सोचा होता तो जो इन्फ्लेशन जो 6% का था वो करीब 20% होता। और ये इसको भी मैं इससे बताता हूँ। एक्चुअली ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब 2008-9 का जब दौर गुजरा, काफ़ी लोगों को ये याद नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मैं आर्थिक नीतियों पे और आर्थिक विषयों पे ध्यान देता हूँ, तो मुझे ध्यान है कि तब भारत ने क्या किया। तब की जो नीतियाँ थी, जो अमेरिका ने किया, चलो वो तो ज्ञानी हैं, अब वो जो कर रहे हैं उसकी नकल मारेंगे हम, तो सिर्फ डिमांड पे काम किया। उससे आपको ध्यान हो 2008-9 उस समय में 18 महीने हर महीने इन्फ्लेशन जो है 10% से ज़्यादा था, डबल डिजिट में, और जो पीक 18% इन्फ्लेशन। और ये सप्लाई साइड शॉक थी नहीं। आपको ध्यान होगा कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में तो कोई लॉकडाउन हुई नहीं, तो सप्लाई कम भी नहीं। सप्लाई कम हुए बिना भी यदि 18 महीने डबल डिजिट इन्फ्लेशन आया तो आप उसके ऊपर एक सप्लाई साइड शॉक जोड़कर सोचिए तो कितना इन्फ्लेशन आता। तो जो लोग आज 6% पे छाती पीट रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के राज में महंगाई है कोविड के बाद,
उनको ये समझ में आना चाहिए कि बॉस वो 25% महंगाई होती है जो मोदी ने 20% 6% और 5% रखी है। 18 महीने नहीं, शायद 2 साल 2.5 साल होती, क्योंकि ये जो दौर वो था उसमें, दोबारा बता रहा हूं ताकि लोग इसको समझें, कि 18 महीने हर महीने डबल डिजिट इन्फ्लेशन, और पीक उसका जो 18%, और वो मनमोहन सब, सिंह की सरकार के समय। हाँ, उन्हीं की सरकार के समय। और वो भी तभी एक विपदा आई थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। कोई सप्लाई में कमी नहीं हुई थी तब, सिर्फ डिमांड ज्यादा करने के कारण एक्चुअली पैसे बांटे गए थे। तो उस पे कोविड के समय सप्लाई कम हुई, तो आप सोच के देखिए 18% के ऊपर और ज्यादा इन्फ्लेशन। तो इसीलिए कहता हूं कि करीब 15 से 25%, करीब करीब 2 साल रहता है इन्फ्लेशन, यदि भारत ने सही नीति नहीं अपनाई मतलब होती। पाकिस्तान जैसे हालात हो सकते थे, क्योंकि बाकी वहां पे बहुत तो भाई और आज की तारीख में भी काफ़ी सारे आप इमर्जिंग इकोनॉमीज देखें, अफ्रीका में देखें, कितने ऐसे देश हैं जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज अभी भी उभरे नहीं हैं। उन्होंने एक्चुअली चूंकि तब पैसे देने के लिए इतना खर्च कर डाला, तो आज की तारीख में उनकी जो डेट टू जीडीपी की सिचुएशन है वो इतनी ख़राब है। और IMF में तो हम ये देखते हैं, तो कितने सारे देश आते हैं आजकल IMF के पास एड के लिए, क्योंकि उन्होंने सही नीति अपनाई नहीं। के भी सर ये भी बताइए कि लोग अब जब सुन रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ने इतने बड़े संकट को इतने कायदे से हैंडल कर लिया, तो लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई महान अर्थशास्त्री तो मनमोहन सिंह थे। उनके समय 18 महीने डबल डिजिट में महंगाई रही, जबकि सप्लाई साइड का शॉक नहीं था। और जब सप्लाई साइड का शॉक था, कोविड जैसी महामारी लोगों ने नहीं देखी थी, तो एक चाय वाले प्रधानमंत्री ने जो है वो उसको संभाल लिया, और ऐसा संभाला जैसे दुनिया में कोई नहीं संभाल पाया। ये कैसे हुआ? देखिए, इसमें ना ये मैं काबिलियत एक डिमेंशन होता है, दूसरा जो आपकी जो सोच है, इंटेंट जो कहते हैं, तो ये दूसरा डिमेंशन होता है। तो मैं जैसे बताता हूँ, एक्चुअली एक आप 2x2 मैट्रिक्स जैसे बना लिए, उसमें कि काबिलियत आपके पास है, काबिलियत नहीं है, वो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू आपकी सोच कैसी है, यानी कि इंटेंट जो है, आपकी इंटेंट। तो यदि आप काबिलियत है और इंटेंट भी अच्छी है, तो वो तो बहुत अच्छा लेकिन कई बार क्या होता है कि एक्चुअली यदि इंटेंट सही नहीं है, यानी कि आप बेसिकली दूर की सोच नहीं कर पा रहे हो, जैसे पहले मैं बता रहा था कि आप कठिन निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो वो सब काबिलियत होने के बावजूद यदि आपकी सोच सही नहीं है, तो आप दूरदर्शी निर्णय नहीं ले पाएंगे, कठिन निर्णय नहीं ले पाएंगे। क्यों कठिन निर्णय नहीं ले पाएंगे? क्योंकि आपको ये रहता है, अरे निंदा होगी। यदि आप अरे निंदा होगी, इसको सोच के यदि आप डरोगे और उस संकोच करोगे, तो आप कैसे कठिन निर्णय लोगे? तो ये सब चीज़ों में जो लीडरशिप के जो डायमेंशन है, ह्यूमन डायमेंशंस जो हैं, वो भी काफ़ी अहम हो जाते हैं। एक लीडर सिर्फ काबिलियत से लीडर नहीं बनता, काबिलियत में के अलावा वैल्यूज़ और जो सोच है, किस तरह की सोच है, वो भी बहुत अहम रखता तो है। नरेंद्र मोदी क्रिटिसिज्म से घबराते नहीं हैं? मेरा जो अनुभव रहा है, मैं उनके साथ मैं हमेशा ऐसी चीज़ें बताता जिन पे काम करना है। और एक उदाहरण देता हूँ, जब मैं मुख्य आर्थिक सलाहकार था नहीं, तब हैदराबाद में आए थे मोदी जी, वो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का इनॉग्रेशन करने के लिए, तो रामानुजाचार्य का जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, तो तब मैं उनसे मिला था और मैंने बताया था कि सर ऐसे ये चीज़ें, इन पे काम करना है। और मैंने बोला, सर आपको पता है, तो मैं जो चीज़ें एक्चुअली हमको काम करना है उस पे वो बताता हूँ। तो बोले कि ऐसा नहीं है, कि मैं तो यही सुनना चाहता हूँ, लेकिन फिर वो भी बोलते हैं कि कई बार, लेकिन यदि आप कोई प्रॉब्लम है वो बताएंगे, तो मैं तो ये पूछूंगा ही आपसे कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी बताना पड़ता है। तो मेरा अनुभव ये रहा है कि मैंने तो एक्चुअली हमेशा उनको जो चीज़ है, और वो काफ़ी इनकरेज भी करते हैं। पहली मीटिंग की आप बात कर रहे थे, पहली मीटिंग में उन्होंने एक्चुअली मुझे उन्होंने बोला, आप निडर होके बोलिए। उनका ये साफ वो था कि, और मैं इसलिए निडर होकर उनको बताता था। तो वो जो प्रोत्साहन देते हैं, अब जैसे बोला कि आप निडर होकर बोलिए, तो उससे एक जो ढाढ़स बनती है, तो वो साफ है। मेरा अनुभव है एक्चुअली। अब ये हो सकता है कि बाहर से जो लोग देखते हैं, जिन्होंने एक्चुअली परखा नहीं है, जिन्होंने एक्चुअली काम नहीं किया, उनकी अलग हो सकती है, लेकिन मेरा जो अनुभव से जो मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली ये मेरा अनुभव है। बाहर वाले तो कहते हैं नरेंद्र मोदी किसी की सुनते ही नहीं है।
ये तो देखिए मैं अब कुछ उदाहरण में नहीं जाना चाहता क्योंकि कुछ चीज़ें एक्चुअली जैसे वो कहते हैं इसमें क्रिकेट में ड्रेसिंग रूम की जो बात है कुछ बातें ड्रेसिंग रूम में ही रहनी चाहिए, लेकिन उसमें मैं उदाहरण ना देखकर मैं बताता हूँ कि कई बार ऐसा भी होता था कि मुझे लगता था कि इसमें निर्णय लें तो और अच्छा है इसमें कि अर्थव्यवस्था के रूप से होगा, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने जो देखा है कि पीएम साहब सबकी सुनते हैं और जैसे पहले भी बता रहा था कि वो काफ़ी अच्छे लिसनर हैं और सीखने की हमेशा एक उनकी उनमें एक जुनून रहती है, सीखते हैं और लेकिन बाद में जो निर्णय लेते हैं वो अपना निर्णय लेते हैं। सरल एग्जांपल से समझिए सर कि क्रिकेट में अगर एलबीडब्ल्यू के लिए अपील है और डीआरएस लेना है या नहीं, वो तो सब आके बताते हैं। बॉलर तो कहता है कि एलबीडब्ल्यू है ही है, करेक्ट, ले लो। करेक्ट, कोई कहेगा नहीं नहीं एज लगा है, कोई कहेगा नहीं लेग स्टंप मिस कर रहा है, लेकिन सबको सुनने के बाद अल्टीमेटली कप्तान निर्णय लेता है कि भाई लेना है या नहीं लेना है। और इसमें ये अच्छा उदाहरण दिया आपने एक्चुअली, जैसे इसमें चूंकि जो विकेट कीपर है, विकेट कीपर का काफ़ी अहम भूमिका होती है क्योंकि विकेट कीपर देखता है किस तरह गेंद आई, और तो इसीलिए आप देखेंगे रोहित शर्मा हमेशा एक्चुअली जो ऋषभ पंत से पूछते हैं कि आपकी क्या राय है। लेकिन तो ये दोनों राय लेना भी ज़रूरी है। यदि रोहित शर्मा वो निर्णय ले ऋषभ पंत से पूछे बिना तो गलत होगा। तो ऋषभ पंत से पहले सुने, उसके बाद लेकिन अपना निर्णय लें। तो ये ऋषभ पंत की जो राय है वो आवश्यक है। तो मोदी जी के ऋषभ पंत कौन है? आप थे? अभी तो मैं सरकार में हूं नहीं, तो लेकिन तब कौन थे? बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया, बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। देखिए ये हमेशा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी अच्छी चीज़ जब होती है, अच्छी चीज़ होने के लिए काफ़ी लोगों का योगदान रहता है। ये कभी भी यदि कोई भी बोले कि मैंने किया अकेला, तो वो नहीं होता है। हाँ, नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान रहता है उसमें, लेकिन सलाह तो काफ़ी लोग देते हैं। एक चीज़ और बताइए, जैसे हमने मनमोहन सिंह की बात की, जैसे कई पूर्व आरबीआई गवर्नर और बड़े बड़े लोग, उन्होंने कहा कि 5% की ग्रोथ रेट भी ना किस्मत की बात होगी अगर भारत अचीव कर ले। उन लोगों को दिख नहीं रहा था, या वो देखते हुए भी देश को दिखाना नहीं चाहते थे कि भारत इस गति से रिकवर कर लेगा? देखिए मेरा ये एक जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन के जो इतने बड़े ओनर है, सबसे वेल्दी, उनका एक कोट है जिसको, क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा उसके लिए बताऊँ, वो कहते हैं, उनका कोट इंग्लिश में बताऊंगा, उसके बाद फिर उसका मैं अर्थ भी बताऊंगा। तो बोलते हैं कि ह्यूमंस हैव दिस टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट रिस्क एंड अंडर एस्टिमेट अपॉर्चुनिटी। यानी कि इसको एक्चुअली और ये भी कहा जा सकता है कि इसको थोड़ा सा बदल के बोलूं तो ह्यूमंस हैव दिस टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट नेगेटिव्स एंड अंडर एस्टिमेट पॉजिटिव्स। ये मैंने हमेशा देखा है। दूसरा ये मैं एक और देखता हूँ, यानी कि जो नकारात्मक चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ों पे लोगों की ध्यान ज़्यादा जाता है, और मीडिया भी कई बार नकारात्मक चीज़ों को ही ज़्यादा ध्यान देना चाहती है। उसी को आपकी जो हेडलाइंस आती हैं वो एक्चुअली वो चीज़ें वो नेगेटिव हेडलाइंस ज़्यादा लोगों को शायद लुभाता भी है। तो इसलिए दूसरा जो पॉजिटिव चीज़, सकारात्मक चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं जाता है। दूसरी बात ये एक्चुअली मैं अंग्रेजी में बताऊंगा इसमें, लेकिन एक सिनिक और विजनरी में फ़र्क क्या है। अ सिनिक लुक्स फॉर अ चैलेंज इन एवरी अपॉर्चुनिटी, अ विजनरी लुक्स फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी चैलेंज। यानी कि जो दूरदर्शी है वो हर एक अवसर में, हर एक एक्चुअली चुनौती में अवसर ढूंढता है, लेकिन जो हमेशा एक्चुअली निंदा करता रहता है, निंदक जो है, वो एक अवसर में भी चुनौती ढूंढता है। तो हमारे देश में नहीं, बाकी जो काफ़ी सारे जो अर्थशास्त्री कई बार एक्चुअली वो निंदा करना अच्छा जानते हैं, निंदा इसीलिए वो एक्चुअली अवसर में भी चुनौती ढूंढते हैं। और इसीलिए एक्चुअली कई बार जो है बहुत नेगेटिव, नकारात्मक जो दृष्टिकोण है बन जाता है। लेकिन उसमें चलिए अच्छा ही हुआ, देश को आगे पीछे जाके पता चल ही गया। लेकिन आपने एक अभी बॉक्स बनवाया था कि एक होता है इंटेंट होना और एक होता है टैलेंट होना। हाँ। तो टैलेंट है, इंटेंट नहीं है, इंटेंट है, टैलेंट नहीं है, टैलेंट और इंटेंट दोनों है। एक खाना ऐसा भी होता है जिसमें टैलेंट भी ना हो, इंटेंट भी ना हो। क्या राहुल गांधी उस खाने में बैठते हैं? देखिए ये तो राजनीतिक की बात करें इस पे, मैं तो अर्थशास्त्री हूँ। आपने जितना बाहर से देखा है राहुल गांधी जो सलाह देते हैं, आपको राहुल गांधी में कितनी अर्थव्यवस्था की समझ दिखती है? देखिए मैं
किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं टिप्पणी करना चाहता, और वो भी क्योंकि ऑपोजिशन कर लेते हैं, राहुल गांधी हटा देते हैं। वो भी देखिए, मैं एक्चुअली राजनीति पे उतना टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अर्थशास्त्री हूँ और अर्थव्यवस्था पे टिप्पणी करता हूँ। लेकिन ये जरूर मैंने देखा, जैसे पहले भी बताता था, कि हमारे देश में ये एक ऐसा एक टेंडेंसी है कि हम नेगेटिव्स पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे आप अभी देखें कि एक सेकेंड क्वार्टर का जो ग्रोथ है 5.2% आया, ठीक है, तो एक क्वार्टर कम हुआ है। अब लोग बोल रहे हैं नहीं सारे, अब मैं आज सुबह एक पैनल में था, एक बोल रहे थे स्टैगफ्लेशन। ये मैं बता रहा हूँ, Q3 की जब ग्रोथ आएगी वो 6.5% करीब आएगी। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन यानी कि आपकी इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, और इन्फ्लेशन भी है। अच्छा। तो इस तरह की सिर्फ एक ही आया, लेकिन ये नकारात्मक और ये दृष्टिकोण जो है एक्चुअली कुछ ज़्यादा प्रचलित है मेरे अनुसार। तो और ये मैं सिर्फ राजनीति के तरह दृष्टिकोण से नहीं बात कर रहा हूँ, इवन जो हमारी जो अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण है। और एक और देखता हूँ मैं कि कई बार जो एक्चुअली जो अमेरिका में जो हमारे अर्थशास्त्री बैठे रहते हैं, शायद वो भारतीय अर्थव्यवस्था को, चूंकि यहाँ रहते नहीं हैं, तो उसको उतना अच्छा समझ नहीं पाते। उनको अर्थशास्त्र की उसकी जो सिद्धांतें हैं, थियोरी है, उसको पहचानते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज की उतनी अच्छी जानकारी नहीं होती है कई बार। राहुल जी, मुझे लग रहा है उधर से अमेरिका वालों से ज्यादा पूछ ले रहे हैं। सारे राजनीतिक जो दृष्टिकोण है आप दे रहे हैं, मैं तो नहीं, लेकिन आप देखिए, आप इतना जो है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं नेता पे नहीं बोलूंगा, लेकिन नेता पे बोलने से नहीं बच रहे। मैंने देखा सुप्रिया श्रीनेत कह रही थी कि आप भक्त इकोनॉमिस्ट हैं, आप आरबीआई गवर्नर बनना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, वो तो आप जिसकी चीज़ की बात कर रहे हैं उसमें मैंने ट्वीट डाला था, और आप ट्वीट देखें तो क्योंकि आपने मुझे छेड़ा है तो इसीलिए इस पे मैं बताता हूँ। आंकड़ों के साथ मैंने बतलाया था उसमें कि जो मेरा जो आंकलन है वो आंकड़े देख लें, जो मैंने आंकलन बताया था जीडीपी के बारे में, और बाकी जो इस तरह की निंदा करना चाहते हैं उन्होंने जो बताया, वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है जब आंकड़े देखते हैं। और तो मैंने अब क्या ही उसमें बताएं देखा, उसमें। आपने आप आईएमएफ से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने आईएमएफ को भी क्रिटिसाइज किया कि आईएमएफ भी भारत की ग्रोथ रेट जो बता रहा था वो कम बता रहा था, और आपने जितना प्रिडिक्ट किया वो ऑलमोस्ट सब सही बैठा कि भारत उसी गति से बढ़ा। ये ईश्वर की कृपा है। मैं अपना, हाँ, ये ज़रूर है कि आंकड़ों का अच्छा विश्लेषण करके भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह समझ के, देखिए मैं यहाँ पे भारत में 2009 से हूँ, और मैं हालांकि मैं वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पढ़ के आया, तो वही सिद्धांत जो बाकी लोग, वो आईएमएफ के इकोनॉमिस्ट हों या फिर वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी जितना भली भांति अर्थशास्त्र अच्छे से समझता हूँ मैं, लेकिन भारत को मैं ज़्यादा अच्छी तरह पहचानता हूँ, समझता हूँ यहाँ की इकोनॉमी को। इसीलिए वो सिर्फ आपको सिद्धांत समझ यदि आप जानते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उसको आप समझ नहीं पाते, तो कई बार विश्लेषण जो है गलत पड़ता है। तो इन दोनों को मिश्रित करके जब आप सोचते हैं कि आपकी ग्राउंड लेवल, और देखिए एक और बात है कि मैं बहुत साधारण परिवार से आता हूँ, और इसीलिए मेरे आज भी मैं यदि मैंने मान लीजिए गन्ने का रस पीने के लिए जाता हूँ या फिर एक फल खाने जाता हूँ, तो उनसे मैं बात करता हूँ, तो लोगों से एक्चुअली, और जो सामान्य व्यक्ति जो दृष्टिकोण देता है उससे एक्चुअली काफ़ी आपको जानकारी मिलती है। और लेकिन कई लोग जो अब बड़े अर्थशास्त्री बन जाते हैं तो लगता है कि अरे हम ये फल वाले से क्या बात करेंगे, लेकिन टैक्सी वाले से, फल वाले से जब उनसे बात करते हो, आपको एक सामान्य व्यक्ति की जो कठिनाइयां हैं और क्या हो रही हैं उसकी जानकारी मिलती है। क्या कर सकता है, आप इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, जिसका प्राइम एग्जाम्पल है पी चिदम्बरम साहब, जिन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि क्या यूपीआई और क्या डिजिटल पेमेंट ये चलेगा इस देश में, सब्जी वाले क्या मशीन लेके चलेंगे, मजाक उड़ाया था। और आज की डेट में मैं चैलेंज कर सकता हूं, मैं तो भैया घर से कैश लेके लास्ट कब निकला मुझे ध्यान नहीं। मैं बता रहा हूं, मैं वॉशिंगटन डीसी से आता हूं, मैंने अभी तक पिछले 2 साल में एक भी बार मैं एटीएम गया नहीं हूं, एक भी बार। और इवन पिछले करीब 2-3 महीने पहले तो हमारी माँ जो है चंडीगढ़ में रहती है, मेरे भाई वहाँ आईएसबी मोहाली में प्रोफेसर है, तो उनके साथ मैं सब्जी भाजी खरीदने के लिए साथ में गया था। तो एक बार कुछ उन्होंने खरीदा तो 38 रुपये आया, तो 38 रुपये की उनके पास चेंज नहीं था, खुचरा नहीं था उनके पास, तो उन्होंने कहा, तो मैंने बस अपना फ़ोन निकाला, मंडी में एक्चुअली 38 रुपये फ़ोन पे में पे कर दिया। और आज की तारीख में तो एक्चुअली आप रोड में रुके तो एक्चुअली जो लोग कुछ चीज़ें बेचना चाहते हैं वो भी एक्चुअली तो ये, लेकिन अमेरिका में नहीं होता है।
ये सबसे समझने योग्य बात है कि जो डिजिटल पेमेंट्स है एक छोटा सा वर्ग वहाँ पे इस्तेमाल करता है, लेकिन जिस तरह हर व्यक्ति यहाँ पे जो जिस तरह इस्तेमाल करता है, वो उस तरह का जो पेनिट्रेशन है वो अमेरिका में या किसी देश में नहीं है। और ये डिजिटल पेमेंट की कहानी भी अपने आप में मुझे अभूतपूर्व लगती है कि बहुत। मतलब इतना क्रिटिसिज्म हो रहा और नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं करेंगे तो करेंगे, और वो करके दिखाया। देखिए, इसमें एक चीज़, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मेरी एक्चुअली ओरिजिनल जो ट्रेनिंग है वो इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियर के दृष्टिकोण से मैंने देखा है कि पीएम साहब की जो टेक्नोलॉजी की जो समझ है, टेक्नोलॉजी की जो एडवांटेजेस हैं, वो जो मैंने देखा है, वो मेरे लिए बहुत ही, एक इंजीनियर के नाते बहुत मेरे दिल को अच्छा लगता था, क्योंकि मैं भी खुद कई बार बहुत टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ कि टेक्नोलॉजी की उसका जो प्रभाव है हमारे जीवन में, उसका काफ़ी है। और इंजीनियर के नाते एक्चुअली ये चीज़ को, टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझता हूँ और टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव आ सकता है, उसका जो बेनिफिट आ सकता है, उसको भी देखता हूँ। उस दृष्टिकोण से जब मैंने देखा है एक्चुअली कि पीएम साहब की वो टेक्नोलॉजी की जो अप्रिसिएशन है और उसकी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। काफ़ी सारी यूपीआई और फिर ये जो ओसीएन अकाउंट एग्रीगेटर हुआ, आपका जो अभी ओएनडीसी बन रहा है, ये सब चीज़ें एक्चुअली टेक्नोलॉजी का है। और ये इसमें भी नेतृत्व का काफ़ी, और नेतृत्व में टेक्नोलॉजी की समझ का जो है बहुत बहुत अहम रहता है। एक चीज़ इसमें एक और ध्यान रखना है कि जिससे मैं हमेशा थोड़ा कॉन्शियस रहता हूँ कि यदि आप टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं देंगे तो बहुत जल्दी आप आउटडेटेड हो सकते हैं। क्योंकि अब जैसे मैं 90 के दशक में मैं ग्रेजुएट करके आया, तो तब तो मैं टेक्नोलॉजी में बहुत, मतलब अपने जनरेशन में सबसे तेज़ था, तेज़ हमारे सारे इसमें। लेकिन अब जो है करीब 30 साल बीत चुके हैं। 30 साल में यदि मैं एक्चुअली अपने आप को अवगत नहीं रखूँगा तो मैं पिछड़ जाऊँगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदलती है। तो इसीलिए मैंने ये देखा है कि मेरे अनुसार जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो अच्छा सीखना चाहते हैं, वो टेक्नोलॉजी को उसकी जो समझ है वो अच्छा समझ क्योंकि सर एक चीज़ ये भी बताइए, जो बड़ा आरोप नरेंद्र मोदी सरकार पे लगता है, कई बार कह दिया जाता है कि ये मोदी सरकार ना सही डेटा ग्रोथ का बता ही नहीं रही है, ये फर्स्ट डेटा है, ये छुपा रही है, 2.5% कम होना चाहिए, ऐसा है क्या? देखिए, ये इसमें 2-3 चीज़ें हैं। बहुत अच्छा, मुझे संतुष्टि है कि आपने ये सवाल पूछा है। पहला तो आप ये देखें कि जब भी जीडीपी ग्रोथ जब थोड़ी कमती है, जैसे इस क्वार्टर में, किसी एक निंदक ने भी ये कहा क्या कि जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े में अविश्वसनीय है, इसमें विश्वास नहीं करता? किसी एक ने भी कहा? नहीं। जब जीडीपी ग्रोथ 8.2 जब ज़्यादा आता है तब ये कहते हैं कि अरे जीडीपी ग्रोथ में मैं विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन कम आती है तो वही आंकड़े, मेथोडोलॉजी तो वही है, तो इससे आपको आप साफ दिख रहा है। दूसरी बात इसमें ये छोटा सा, ताकि हमारे सामान्य व्यक्ति जो है समझें कि मान लीजिए कि जस्ट समझने के लिए मानते हैं कि मान लीजिए आपका जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5% है, ठीक है, और सरकार मान लीजिए 8% बता रही है, मान लीजिए। तो क्या हुआ, आज मान लीजिए जीडीपी आपका 100 रुपया है, ठीक है, तो अगले साल जीडीपी सिर्फ 105 हुआ वास्तव में, लेकिन सरकार बता रही 108, तो 3 रुपये का इधर उधर करना पड़ा, नहीं कर रही है, लेकिन मैं ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। लेकिन उसके अगले साल क्या होगा, सिर्फ 5% हुआ, तो जीडीपी आपका कितना हुआ, सिर्फ करीब 110 से थोड़ा ज़्यादा कंपाउंडिंग के कारण। लेकिन 8% यदि आपको बताना है तो आपको 116 पे ले जाना पड़ेगा जीडीपी, कंपाउंडिंग, यानी कि पहला साल मान लीजिए आपने तीन रुपये के लिए और 3% का इधर उधर किया, तो अगले बार आपको 6% करना पड़ेगा, उसके अगले साल करीब 10% करना पड़ेगा। यानी कि ऐसा यदि जीडीपी के आंकड़े गलत बताना शुरू किया, तो ऐसा जब मान लो आप एक शेर पे सवार हो गए हो, तो अब ना आप उतर सकते हो, ना आप उस पर सवारी कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है, इसकी छोटी सी बात है कि यदि आंकड़ों को एक्चुअली आप यदि गलत बताया जाए, तो हर साल जो मेहनत करना पड़ेगा इधर उधर करने के लिए, वो इतना ज़्यादा है कि किसी डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल ही नहीं है। इसको सरल थोड़ा सा और करने का प्रयास करूं, मैं एक उदाहरण देता हूं, आप बताइएगा सही है कि नहीं,
कि अगर आपने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि मेरी सैलरी 100 रुपए है हाँ और उसने 50 रुपए की शॉपिंग शुरू की, हाँ तो आप और आपकी सैलरी मान लीजिए कि 60 ही रुपए है, हाँ, तो पहले महीने तो आप 10 रुपए में घर चला लोगे। करेक्ट करेक्ट, लेकिन वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो Correct. कहेगी कि यार तुम्हारा इंक्रीमेंट हुआ है इस बार, एग्जैक्टली, और तुम्हारा इंक्रीमेंट तो 20 रुपया बढ़ गया है, करेक्ट करेक्ट 120 हो गया, करेक्ट, तो मैं इस बार जाके ना 80 रुपए की शॉपिंग करती हूँ। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया। इसको और थोड़ा मैं इसमें समझाता हूँ कि यदि जैसे मैं बता रहा था कि आपने बता दिया 100 रुपया है और आप बेसिकली 50 रुपया एक्चुअल में वास्तव में 50 रुपये, और यदि 8% 10% वृद्धि हुई तो आपका जो वेतन है सिर्फ 55 रुपया हुआ, लेकिन गृहिणी समझेगी, आपकी बीवी समझेगी 110। तो ये, और अगले साल क्या होगा? अगले साल वो 120 पे पहुंच जाएगा और आपका जो वेतन है सिर्फ 60 पे रहेगा। तो पहला साल मान लीजिए आपने 5 रुपए की इधर उधर कर भी ली कि, लेकिन अगले साल आपको और ज्यादा करना पड़ेगा और उसके तीसरे साल और ज्यादा। ये तो एक्चुअली चलता ही रहेगा। तो आप शेर पे सवार हो गए जब तक कि आप बीवी से माफी ना मांग ले कि मैंने झूठ बोला था या आप हाँ, तलाक ना और जब आप झूठ बोलोगे तो आप क्या करोगे? तो क्या होगा कि जो आपने बताया था कि मेरा वेतन 120 है, 120 से 160 में आना पड़ेगा। तो वही जीडीपी में भी मान लीजिए आप 5% वास्तव में है और 8% बता रहे थे। तो यदि गलत आंकड़े हो तो एक जब आप बोलोगे नहीं नहीं माफ करो मैं गलत बता रहा था, तो एक साल आपको एकदम कम लेना पड़ेगा। वरना जो बता रहे हो और वास्तव में वो कभी मेल खाएगा ही नहीं। मतलब अगर कोई थोड़ा बहुत करेगा तो आप कह रहे हैं कि वो 5 का 5.25 कर सकता है, 5.5 का 8 थोड़ी कर देगा, ये थोड़ी हो सकता है। 8 एक साल कर भी ले तो अगला साल और ज्यादा उसका और कंपाउंडिंग और करना पड़ेगा। 8 का 16, 16 का 24, 24 का 32, ये चलता ही जाएगा। तो ये चीजें जो है ये समझना जरूरी है। और दूसरी बात जो एक्चुअली ये, क्योंकि आप बता रहे, मैंने इसमें आर्थिक सर्वेक्षण में एक फुल चैप्टर लिखा था 2020 के चैप्टर्स में, जिसमें मैंने साफ दूध का दूध पानी का पानी करा दिया था। जो पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे अरविंद सुब्रमण्यन, उन्होंने एक्चुअली गलत विश्लेषण करके बताया था कि जीडीपी ग्रोथ जो है 2.5% ज़्यादा है। 2.5% ज़्यादा नहीं है एक्चुअली। वो मैंने काफ़ी पूरी इकोनोमेट्रिक्स में से और सारा जो इकोनॉमिक्स वो करके मैंने साफ लिखा है उसमें। बाकी कुछ ना भी हो तो उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें लोग, उसमें देखें, समझ जाएंगे कि एक्चुअली। और अभी तो मैं सरकार में हूँ भी नहीं, तो यदि किसी को ये भी लगता भी हो, मान लीजिए कि मैं पार्टी लाइन कह रहा था मान लिया और सरकार की लाइन, अभी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली। तो ये तो, और अंतिम बात ये बताता हूँ, एक्चुअली डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं कि सिर्फ आपका जो मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वहाँ के जो चीफ स्टैटिस्टिशियन है, वो आर्थिक सलाहकार के साथ में हमेशा जुड़ा रहता है, तो बातचीत होती रहती है। तो यदि जीडीपी ग्रोथ, यदि मान लीजिए एक्चुअली आपको गलत बताना है, तो यदि मुख्य आर्थिक सलाहकार भी उसकी वही चीज़ को वो झूठ को ना बतलाना चाहे तो नहीं हो सकता। और ये वैसे ही है जैसे ईवीएम हैक हो रहा है, लेकिन इतने करोड़ों के देश में एक आदमी आके नहीं बता रहा है कि देखिए मेरे से करवाया था, मेरे से चिप लगवाया था, मेरे से। और जैसे हम इसमें बता रहे थे कि जैसे जीडीपी ग्रोथ जब ज्यादा आता है तब एक्चुअली लोग बोलते हैं कि मैं विश्वास नहीं करता, कम आता है तो कोई नहीं बोलता। ईवीएम में भी जब आंकड़े अच्छे आते हैं तो कोई नहीं बोलता ईवीएम के प्रॉब्लम है, लेकिन आंकड़े जब कम आते हैं उनके तो बोलते हैं ईवीएम में प्रॉब्लम है। तो इसमें मेरा ये कहना है कि देखिए, जो भारत का जो नागरिक है उसको थोड़ी बहुत समझबूझ है, तो उनकी समझबूझ को इतना आप इंसल्ट ना करें। नहीं, जो इंसल्ट कर रहे हैं उनका खुद का इंसल्ट हो रहा है, इसलिए वो समझ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए सर, क्योंकि आपके एक हमनामी है सुब्रमण्यन स्वामी मैंने उनका पॉडकास्ट किया था, तो मैंने कहा कि भाई चलिए ठीक है, यहाँ सरकार कुछ ऊपर नीचे मान लीजिए 1 सेकंड के लिए कर ले रही है, लेकिन ये IMF कह रही है कि भाई इतनी ग्रोथ रेट रहेगी, वर्ल्ड बैंक कह रही है, अलग अलग रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी अद्भुत है, वो क्या झूठ बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप लोग को पता ही नहीं है, IMF ऐसा कुछ बोलता ही नहीं है कि भारत की ग्रोथ रेट अच्छी है या भारत की स्टोरी अच्छी है। वो उन्होंने कहा कि आप लोग गलत चलाते हैं, IMF ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा। अब आप तो चूंकि IMF से जुड़े हुए हैं, हम लोग झूठ बोल रहे हैं या नहीं, IMF तो हर साल अनुमान लगाता है। हम तो मेरी ऑफिस, एक्चुअली हमारे ऑफिस और IMF के जो स्टाफ है उनके साथ काफ़ी वार्तालाप होती है। हम अपना एक पूरा, अभी जैसे मैं भारत में आया हूँ, एक आर्टिकल 4 करके होती है। आर्टिकल 4 मतलब IMF की जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें हर देश का जो मैक्रो विश्लेषण करना होता है।
तो विश्लेषण करते समय आपका उनका जीडीपी ग्रोथ कितना रहेगा, उनकी फिस्कल सिचुएशन कैसी है, जीट डेट सब सारा विश्लेषण करता है। विश्लेषण करके अनुमान लगाता है आईएमएफ, और वो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में सिर्फ भारत का ही नहीं, बाकी सारी देशों का और ग्लोबल ग्रोथ सारा वो आईएमएफ अनुमान लगाता है। वो एक्चुअली सारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में छपता है। सुब्रमण्यन सर, आप सुन रहे हैं? आपके लिए था ये। खैर, एक चीज और बताइए, आपकी जो किताब है इंडिया एट 100, उसमें आपने कहा है कि 2047 तक भारत जो है वो 55 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगा। अभी हम नरेंद्र मोदी का जो टारगेट है अगले 2 साल में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का करना है। ये 20 साल में ऐसा क्या चमत्कार होने वाला है कि 80 साल आज़ादी के और उसमें हम पहुंचेंगे 5 ट्रिलियन, और अगले 20 साल में 55 ट्रिलियन? ये कैसे होगा? देखिए, ये अच्छा है जिस तरह आपने पूछा है कि कई बार ना हम जब आंकड़े लेकर समझते नहीं है तो एक्चुअली एक जादू जैसा लगता है। लेकिन 25 साल की अवधि जो है उसमें कंपाउंडिंग का असर बताने के लिए मैं 2 उदाहरण देता हूं आपको, जापान और चाइना। जापान 1970 से 1995 25 साल की अवधि में उनकी जीडीपी आपको पता है कितना उनका मल्टीप्लाई हुआ? 26 गुना। 26 गुना उनकी जीडीपी 1970 में 220 बिलियन डॉलर थी, 1995 में 5.5 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तो 25 गुना, एक्चुअली 25.6 टाइम, 25.6 टाइम्स। वैसे ही चीन 1996 से 2021 25 साल की अवधि कितनी उनकी जीडीपी मल्टीप्लाई हुई? 22 गुना। 22 गुना। ये है कंपाउंडिंग की पावर। क्योंकि आप देखिए, आप पैसे लगाते हो तो जिसमें आप निवेश करते हो, तो यदि एक ये कहते हैं रूल ऑफ 72, जिसे मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आपका जो 6% आपका ब्याज आ रहा है, तो आपका जो पैसा डबल होने में वो उसके लिए आपको लगेगा 6 साल, सॉरी 12 साल लगेगा, क्योंकि 72 डिवाइडेड बाय 6 12 साल। लेकिन वही चीज़ अब यदि आप 12% कमा रहे हो तो 6 साल में गुना डबल हो जाएगा। और 6 साल में हुआ तो आप सोच के देखिए कि 12 साल की अवधि में यदि 12% पे आप ग्रो करेंगे तो आपका जो पैसा 4 गुना हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये है कंपाउंडिंग, क्योंकि आपका ब्याज पे भी ब्याज आता है जो कंपाउंडिंग। तो ये चीज़ कई सामान्य व्यक्ति कई बार एक्चुअली इसको समझते नहीं है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जो मैंने किताब में साफ विश्लेषण किया है, मैंने हमारी रियल ग्रोथ कितनी होगी, इन्फ्लेशन कितनी होगी, और रुपी डॉलर की डिप्रीसिएशन कितनी होगी, सब कुछ पूरा पास डेटा में उसको विश्लेषण करके उसका फिट करके उसके बाद फिर मैंने अनुमान लगाया है। मेरे इसके और विश्लेषण के अनुसार भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है डॉलर टर्म्स में 12% सालाना हो सकती है। और वो इसलिए कि 8% विकास दर रियल ग्रोथ, 5% इन्फ्लेशन, 8 + 5 आपका 13% रुपये में हुआ। लेकिन डिप्रीसिएशन जो है रुपये का जो डिप्रीसिएशन है, मैंने ये विश्लेषण लगा करके मेरा आंकलन है कि वो करीब 1% होगा डिप्रीसिएशन। तो 13 - 1 आपका 12%, डिप्रीसिएशन से डॉलर में जो कम होता है, राइट। तो 13 - 1 आपका 12%। तो 12% पे यदि ग्रो करेगा तो हमारी जो डॉलर जीडीपी है वो हर 6 साल डबल होगी, 72 डिवाइडेड बाय 12, राइट। तो 24 साल की जो अवधि है 2023 से 2047, तो उसमें कितने बार डबलिंग होंगे आपके? 4 बार। 4 बार डबलिंग यानी कि क्या? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टू द पावर 4। टू द पावर 4 कितना होता है? 16। तो हमारी जो इकोनॉमी है करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है अभी। 3.5 ट्रिलियन को आप 16 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना आता है आपका? 55 ट्रिलियन। और इसमें एग्जैक्टली बताता हूँ कि 2023 में हमारी जो जीडीपी थी वो 3.28 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। उसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कर लें, 3.25 कर लें, ठीक है। पहला डबलिंग से क्या होगा? 3.25 से आपका 6.5 पे पहुंचेगा, क्योंकि 3.25 मल्टीप्लाइड बाय 2 6.5 हुआ। दूसरी डबलिंग में क्या होगा? 6.5 से 13, दूसरा डबलिंग। तीसरे डबलिंग में 13 से 26, और चौथे डबलिंग में 26 से 52। अच्छा, लेकिन इसको थोड़ा और सरल भाषा में करें। मान लीजिए कि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, हाँ। वैश्विक परिस्थितियां, मान लीजिए हम 55 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं हुए, मान लीजिए हम 40 ही हुए, 35 ही हुए, फिर भी 3 से 35 होना या 5 से 35 होना
अब जरा मुझे ये समझाइए कि अगर भारत 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गया आजादी के 100 साल बाद, एक आम आदमी की जिंदगी उस वक्त कैसी होगी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इससे एक एक चीज़ जो मैं आपको बतला दूं कि क्योंकि जैसे पहले भी बता रहा था, आप भी वही मेरे अनुसार कर रहे हैं कि हम लोग ह्यूमंस एक्चुअली ओवर एस्टिमेट रिस्क एंड अंडर एस्टिमेट अपॉर्चुनिटी। तो क्योंकि आपको लग रहा है 55 ट्रिलियन बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लग रही है, तो आप रिस्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे मैं हैं। चाह रहा हूँ कि आम आदमी, देखिए जिसका इंटरेस्ट है वो ये है कि मान लीजिए अगर 35 ट्रिलियन डॉलर हो गया तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ, तो ये इसमें मान लीजिए हमारा 30 ट्रिलियन का हुआ, 30, 40 और 50, तीन आंकड़ों में, क्योंकि तीनों का विश्लेषण किया हुआ है मैंने। यदि ये 8% पे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो करीब 55 ट्रिलियन का होगा। तो ये तब हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा होगी वो करीब $40,000 होगी। आज के तारीख में करीब $2700 है, वो $40,000 होगी। ठीक है, $40,000 आपकी जीडीपी पर कैपिटा होगी, तो उससे असर क्या पड़ेगा मैं आपको बतलाता हूँ। आप गए होंगे 90 के दशक में, मान लीजिए आप दुबई गए या फिर लंदन गए, तो आप एक पानी की बोतल खरीदने से पहले भी सोचते होंगे, क्योंकि तब जो है हमारी जो खरीदने की जो काबिलियत थी वो बहुत कम थी, क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा करीब शायद मेरे अनुसार करीब 400-500 या एग्जैक्टली याद नहीं, उतना ही रहा होगा, राइट। तो बाहर जब जाते थे आपको खरीदने की क्षमता नहीं थी, लेकिन आज के तारीख में आप जब जाते हो, लंदन जाते हो या फिर एक्चुअली दुबई जाते हो, आप तो चीज़ें खरीद लो। और आप इवन बॉलीवुड में देखें तो बॉलीवुड की जो ये हैं वो एक्चुअली अभी जाके काफ़ी सारा जो शोज़ वगैरह हैं वो एक्चुअली वहाँ विदेश में करते हैं, क्योंकि वो अर्निंग्स कैपेसिटी जो है खरीदने की क्षमता वो आ गई है, राइट। तो जब भारत की जो जीडीपी पर कैपिटा $40,000 होगी, तो एक एवरेज जो मतलब एक औसताना एक जो हमारा सिटीजन होगा, वो सारी चीज़ें जो इसमें विदेश में मिलता है वो एक्चुअली काफ़ी चीज़ें तो यही बनेगी यहाँ पे, लेकिन उसको मान लीजिए कुछ खरीदना चाहे तो भी आसानी से खरीद पाएगा। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम $40,000 की पर कैपिटा इनकम तक पहुंच गए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के पास अपना घर, तो खैर सरकार दे ही रही है, लेकिन अपना एक इंडिविजुअल खरीदा हुआ घर भी और एक गाड़ी भी होगी, इस तरह की कुछ तस्वीर हो सकती है? हो सकती है एक्चुअली। देखिए किसी भी इकोनॉमी में थोड़ा अंतर तो रहेगा ही, लेकिन बहुत बड़ी मिडिल क्लास उभर के आएगी। मिडिल क्लास जो आज के तारीख में जो शायद मिडिल क्लास में नहीं है, वो भी मिडिल क्लास में होगी तब। और वो उनके मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में अपर क्लास मिडिल, हाँ, जाएगी। अपर वाला जो है वो रिच में चला रिच में जाएगा एक्चुअली। तो ये हर देश में हुआ। अभी आप जैसे एक प्रमोशन हो जाएगा। हाँ, उदाहरण तय बताऊं तो जैसे अमेरिका में देखें तो मिशिगन में जो डेट्रॉइट जो जहाँ पे सारे जो आपके जनरल मोटर्स, फोर्ड और इनके जो कार की कंपनियां हैं, वो जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जब वहाँ पे जब पूरा इतनी नौकरियां बनी और जीडीपी ग्रोथ जब वहाँ पे आया, तो इतना बड़ा मिडिल क्लास बना। सारा मिडिल क्लास कहाँ पे काम करता था? यही 3 ऑटोमोबाइल कंपनीज में काम करता था, और वहाँ पे काम, और एक मिडिल क्लास की ज़िंदगी, बहुत बड़ी मिडिल क्लास बनी। वैसे ही अमेरिका में जब ग्रोथ हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद, बहुत बड़ा मिडिल क्लास बना वहाँ पे। तो वैसे ही ये जो अवसर है, चीन में भी वही हुआ है एक्चुअली। आप देखें तो जो गरीब थे, गरीबी में काफ़ी कमी आई है और मिडिल क्लास बना। अगले 20-25 साल में भारत में भी बहुत बड़ा मिडिल क्लास बनेगा। सर, इसमें एक चीज और बताइए कि क्या अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है, तो क्या उसके लिए नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी की सोच वाला नेतृत्व होना देश के लिए जरूरी है, या फिर जैसा कई बार चिदम्बरम वगैरह कहते हैं कि इसमें क्या है, भारत तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन ही जाता, वो तो हो ही जाता? नहीं, ये इसमें 2 पहलू हैं, 2 सवाल पूछे। पहला चीज़ तो मैं, जब कोई भी बताता है कि अरे पिछले तो ऐसे ही बन जाएगा, वो सही नहीं है। क्यों? जैसे आप 10 साल पहले देखो तो ब्रिक्स जो बोलते थे, ब्रिक्स इकोनॉमीज में से सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें कि जीडीपी इतनी अच्छी उभर के आई है। बाकी इसमें बाकी जो इसमें देश देखें उसमें उतना अच्छा आया नहीं है। तो अब जैसे कुछ और देश, टर्की ले लो आप, या फिर आप साउथ अफ्रीका ले लो, ये सब मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ हैं। या फिर आपके बाकी जो इसमें इवन साउथ अफ्रीका मैंने कहा, इवन ग्रीस, ऐसे जो इकोनॉमीज़ हैं काफ़ी सारे, इनमें तो विकास दर हुआ नहीं है। तो ये गारंटी नहीं है। अच्छी नीतियाँ जब उनका अमल किया जाता है तब विकास दर आता है।
ये इस लेकिन एक और बात जो ध्यान में रखना, क्योंकि रिफॉर्म्स की जब बात करते हैं, रिफॉर्म्स ज़रूरत होता है, इसमें ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि 1991 जो हमारी लिबरलाइजेशन हुई, वो लिबरलाइजेशन किस सरकार ने किया? एक माइनॉरिटी सरकार ने किया। और जो एक 5 साल की अवधि में सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स जो किए गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, जो 5 साल में एक्चुअली 1998 से करीब 2004 तक जो उनका वो अवधि था, उसमें 5 साल में रिफॉर्म वो पर कौन सर आप कैसी। जिसको माइनॉरिटी सरकार कह रहे हैं, उसमें नेतृत्व जो था पीवी नरसिम्हा राव का, हाँ, उसको क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन ही वॉज अ विजनरी पर्सन। एब्सोल्युटली, मेरे वो तो सोले आने सच आप कह रहे हैं कि एक्चुअली ये मैं अर्थशास्त्री के रूप में मैं बताता हूँ कि वो जो लिबरलाइजेशन का जो क्रेडिट है, सारा लायन शेयर का क्रेडिट का उन्हीं को जाना चाहिए। मैं एक छोटा सा हमारे जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं, एक वॉक द टॉक जो शेखर गुप्ता जी करते थे, उसमें उन्होंने एक वॉक द टॉक किया पीवी नरसिम्हा राव के साथ। तो उन्होंने ये सवाल पूछा लिबरलाइजेशन के लिए फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में क्या क्या कितना, तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने बहुत अच्छा एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर एक ज़ीरो है, शून्य है, जिसके पास में एक यदि प्रधानमंत्री लग जाए तो फिर वो 10 बन जाता है, लेकिन वो एक के बिना वो शून्य ही है। ये जवाब दिया था उन्होंने एक्चुअली, और बहुत इतना सटीक जवाब मेरे अनुसार, तो मैं वही बताऊंगा। और चूंकि यदि आप देखें तो उस समय जो लिबरलाइजेशन हुआ था, सारे जो काफ़ी सारे जो लाइसेंस परमिट जो कंट्रोल्स थे उनको निकाला किसने? इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन था तब? पीवी नरसिम्हा राव खुद थे। तो और काफ़ी सारा जो इवन जो डिवैल्यूएशन की जो डिसीशंस थी, तब 2 बार डिवैल्यूएशन हुई थी, और जहाँ तक मैंने काफ़ी लोगों ने लिखा भी है इसके बारे में, वो जो कठिन जो निर्णय थे वो नरसिम्हा राव ने लिया था। तो और यदि आप देखें 2004 से जो 2000 का समय जब गुजरा, उसमें तो साफ देख सकते हैं कि कठिन निर्णय लेने का जो क्षमता है वो बहुत अहम है। वही अटल बिहारी वाजपेयी जी भी, उन्होंने भी दर्शाया जब रिफॉर्म्स हुए, आपका जो सारा टेलीकॉम सेक्टर जो बना, टेलीकॉम और प्राइवेटाइजेशन जो हुई तब, तो नेतृत्व की सकारात्मक सोच और कठिन निर्णय लेने का जो क्षमता, ये तो बहुत ही अहम है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ जोड़ूंगा जिसमें कि जो मेरे अनुसार पीएम साहब में है, मोदी जी में है, कि जो कठिन निर्णय है उसको और एक सामान्य व्यक्ति को समझाना कि क्यों इसको लेना, क्यों करना है। जैसे आप जो आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो किया गया, जनधन अकाउंट, ये सब चीज़ें, इनको एक सामान्य व्यक्ति को आप बताएं, क्योंकि एक किसी भी डेमोक्रेसी में लोगों को रिफॉर्म्स क्यों किए जा रहे हैं, रिफॉर्म्स का उसका मायना क्या है, उससे क्या फ़ायदा होगा, ये बताना, कम्युनिकेशन करना जो है बहुत ही ज़रूरी है। मुझे तो बहुत कई अहम बार है। लगता है कि पीएम ना वो वक्त पे छोड़ देते हैं कि वक्त बता देगा। जैसे जब जनधन अकाउंट खुला, मजाक बनाया गया, अकाउंट खोलना, पैसा तो है ही नहीं है। लेकिन जब कोविड काल आया तब लोगों को समझ में आ रहा है, यार मोदी जी ने तो बहुत दूर का सोचा। जब यूपीआई का हुआ, मजाक उड़ाया, कौन जो है वो करेगा, फिर बाद में लोगों को समझ में आया। कोविड काल में भी लोगों को समझ में आया कि भाई कितना ज़रूरी था। सफाई के लिए उन्होंने बोला, लो अब बताइए, बैठ के सफाई करवाएंगे। आज की डेट में नहीं, देखिए ये बहुत अच्छा सफाई का जो आपने पूछा है, ये मैं इस पे मैं टिप्पणी करना चाहूँगा, क्योंकि कई लोग हमारे, जब मैं तब तो मैं प्रोफेसर ही था, तब काफ़ी लोग बोलते थे ये क्या है एक्चुअली, कि लाल किले से शौच की बात कर रहे हैं। और लेकिन इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बतलाता हूँ कि कई बार जो सबसे इम्पैक्टफुल जो आइडियाज़ होते हैं, वो आइडियाज़ कई 90% 99% लोगों को समझ में नहीं आता। तो आज की तारीख में आप देखें, और हमने आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के उसमें लिखा भी था कि स्वच्छ भारत के कारण आपका जो मलेरिया के कारण जो निधन होता था, देहांत, कॉलेरा के कारण, बच्चे जो आपके मतलब 5 साल की उम्र के जो मतलब पैदा होके मर जाते थे, उस सब में कमी आई स्वच्छ भारत के कारण। स्वच्छता जब बनता है तो पानी भी एक्चुअली स्वच्छ बनता है। तो अभी वो जल से नल जो हो रहा है, इससे एक्चुअली काफ़ी, तो इन चीज़ों
चीज़ों में साफ है कि एक्चुअली जो सोच है वो अहम है, लेकिन ये आपने जैसे बताया कि हाँ समय बतलाता है कि इसका फ़ायदा क्या हो, लेकिन एक चीज़ और जो भारत जो अभी पीएम साहब ने जो मन की बात में जो करते हैं, छोटे छोटे मुद्दे लेके उनको उनके बारे में काफ़ी लोग सुनते हैं, तो उसका भी काफ़ी प्रभाव रहता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्चुअली सिर्फ समय पे छोड़ दिया जाए, जो कम्युनिकेट करना वो एक बहुत ज़रूरी है। एक डेमोक्रेसी में यदि लोग समझेंगे नहीं कि क्या इससे फ़ायदा आएगा, क्योंकि देखिए रिफॉर्म के को जब बताते समय मैं एक उदाहरण दूंगा। आपने शायद आप भी ट्रैवल किए होंगे, मैं भी। इसमें रेल डब्बों की जो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट है, उसमें जो अनरिजर्व्ड में जब हम आप यदि आप कालका मेल लें, इसमें जो दिल्ली में बैठ गया वो बैठ गया, लेकिन मैं कई बार कानपुर में कोशिश करता था बैठने की, तो जगह ही नहीं होती। तो कई बार जो एक्चुअली जिनको अभी जो स्थिति है उससे जो फ़ायदा हो रहा है, वो ऐसे लोग हैं जो थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठ गए हैं और किसी और को जगह नहीं देना चाहते हैं। लेकिन बाकी स्टेशनों में भी काफ़ी लोग चढ़ना चाहते हैं और अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहते हैं। तो ये लेकिन समझाना ज़रूरी है इस तरह कि बाकी भी लोग हैं भाई, बाकी लोगों को भी इस ट्रेन पे, ये जो सपनों की ट्रेन है एक्चुअली, इसमें इस ट्रेन में सबको सफ़र करना है। तो इसीलिए जो रिफॉर्म्स करते हैं, रिफॉर्म्स का जो असर है वो कुछ समय बाद आता है। यदि आप लिबरलाइजेशन भी लें, 1991 में हुआ, लेकिन पहले 2 साल जो जीडीपी ग्रोथ थी करीब 3% ही थी मेरे अनुसार। मैं आंकड़े उसके बाद जब उसका असर, हर रिफॉर्म का असर थोड़े समय बाद आता है। जो नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार कई बार बहुत सारी अपने काम ही नहीं बताती, जैसे क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, चीज़ें निकालते रहते तो हमें पता चलता है। एक बड़ा आपको साधारण सा उदाहरण देता हूँ जो शायद हो सकता है आपको ना पता, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो नहीं पता होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस देश में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जो जेल में बंद थे इस वजह से क्योंकि वो अपनी जमानत की राशि नहीं भर पा रहे थे। हाँ। और आप शॉक्ड रह जाएंगे सर कि वो जमानत की राशि 500 रुपए से लेके 5,000 रुपए थी, और ऐसे लोग जो वो 500 या 5,000 रुपए तक की राशि नहीं भर पा रहे थे, उसकी वजह से वो 10-10, 8-8, 5-5 साल से जेल में थे। कैन यू इमेजिन कि पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे लोग, जितना मुझे ध्यान है कि शायद जिनकी 5,000 तक की जमानत राशि है, उनकी जमानत राशि सरकार ने भरी। ये मुझे नहीं पता था। और आप सोचिए ऐसे लोग जेल से बाहर आए, तो जो सरनेम में गांधी लगाते हैं लेकिन काम कुछ भी करें, लेकिन जो गांधी जी का विजन था कि जो सबसे पीछे खड़ा है उस पर आपकी नजर होनी चाहिए, तालिस्मान की जो बात करते हैं, तो आप सोचिए वो आदमी, भाई क्या है नरेंद्र मोदी, वो सड़ रहा है जेल में, सड़े, मेरे को क्या है, लेकिन वो जेल में सिर्फ 500 रुपए के लिए सड़ रहा है, उसको निकाला जा रहा है। तो खैर ये चीजें लोगों को पता नहीं चलती। पर एक चीज, 2-3 चीजें और आप सर, चूंकि आप आए हाथ में तो आपसे पूछ लूं। एक तो जो ये कहा जाता है कि शेयर मार्केट का एक बबल बना हुआ है, जिस दिन फटेगा बहुत लोगों को लेकर डूबेगा, ये सच्चाई है क्या? देखिए, कभी भी शेयर मार्केट के बारे में एकदम निश्चितता से बताना तो हमेशा थोड़ा डेंजर रहता है। मैं अपना विश्लेषण बता सकता हूँ इसमें। मतलब मेरा सवाल ये कि क्या ये शेयर मार्केट की ग्रोथ स्टोरी भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ी है या हवाबाजी में फूला हुआ है? तो इसमें भी आप देखें तो कई बार ये आप देखें, जब शेयर मार्केट जब बढ़ता है तो लोग बोलते हैं कि बबल है, और जब शेयर मार्केट जब बढ़ नहीं रहा है तब बताते हैं कि जीडीपी का मतलब मार्केट नहीं बढ़ रहा है, ऐसे जीडीपी इकोनॉमी खराब है। तो ये भी इस तरह, लेकिन उसको चलिए अलग रखते हैं। जब भी आप एक शेयर मार्केट में देखते हैं ना, तो शेयर मार्केट का जो किसी भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, उसके दो अंश होते हैं। एक तो ये कि आज के तारीख में जो कंपनी के जो उनके जो एसेट्स हैं, उनकी जो बिजनेस है वो, लेकिन दूसरा एक बहुत अहम पहलू होता है कि आगे चल के क्या इसमें कितना कंपनी में ग्रोथ आएगी, उसका भी बहुत बड़ा एक योगदान रहता है। तो जो कंपनी के लिए सही है वो सारे शेयर मार्केट के लिए भी सही है, कि शेयर मार्केट जब ये एक्चुअली देखता है कि आगे जो भारत का जो विकास दर है
वो 7-8% होगा, तो उसका भी वो जो अंश है वो भी मार्केट में आने लगता है। तो ये चीज़ जो है बहुत अहम है। इसी में ये एक शेयर मार्केट का एक अलग पहलू है जो कई लोग अच्छे से पहचानते नहीं हैं। यानी कि फ्यूचर ग्रोथ जो है, फ्यूचर ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशन है, जो अनुमान है, वो भी आज के प्राइस में। तो यदि ये जो ग्रोथ है, जो अनुमान लगाया वैसा हुआ, तो फिर मार्केट सही रहेगा। लेकिन मान लीजिए 8% का विकास दर मार्केट ने अनुमान लगाया है, लेकिन सिर्फ 7% का आया, तो फिर मार्केट में कमी होगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पे रहता है। लेकिन इसमें अगर हम ये भी देखें कि जो ये एक माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है अपने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के लिए, कि जैसे अडानी अंबानी इस देश में विलन है। भाई मुझे ध्यान है सर कि शायद पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, तो वो आते थे या आए थे भारत, तो उनके साथ अपने यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन लेके आए थे, और कोई एक डील हुई थी। तो जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने वो बोला था कि भाई हाँ भाई ये डील हो गई है ऐसे बिजनेसमैन को। मैं उस वक्त सोच रहा था अगर नरेंद्र मोदी ने किसी को बोल दिया होता कि ये डील हो गई है, तो अपने यहाँ क्या ही होता। तो ये भाई सबको अडानी अंबानी की कंपनी में नौकरी चाहिए, सबको बड़ा व्यक्ति बनना है, लाखों के पैकेजेस चाहिए, लेकिन अडानी अंबानी बढ़ने नहीं चाहिए। अरे भाई तो फिर वो पैसा कहाँ से देंगे? ये बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और एक्चुअली मैं इसमें कि पहले तो मैं साफ साफ बता दूं कि मैं ना मैं धनी हूँ, ना मैंने किसी उद्योगपति से एक पैसा भी लिया, कभी कंसल्टिंग भी नहीं करी है। लेकिन मैं अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से और हमारे देश की दृष्टिकोण से एक्चुअली जो अच्छा है उसके लिए बता रहा हूँ कि पहले ये हर एक व्यक्ति जो रोज़गार करता है, जो एक कहीं पे कमाता है, उसकी नौकरी है, नौकरी के कारण घर पे एक्चुअली चूल्हा जलता है, रोटी बनती है, या उसके बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो हर एक जो नौकरी है उसके पीछे कोई एक उद्योगपति उसने अपनी पूंजी लगाई है। तो ये, और सरकार भी एक्चुअली आप देखें जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसमें किसने वो रिस्क लिया हुआ है, किसने पैसा लगाया हुआ है? सरकार ने लगाया हुआ है। तो ये यदि हम ध्यान दें कि हर एक रोजगार व्यक्ति, हर एक सर्विस सेक्टर में जो है कंपनी को कोई सर्विस करता है, तो वो सर्विस उसके कारण जो सारे जो मतलब परिवार का पालन पोषण करने की जो मौका मिलता है, वो एक उद्योगपति अपने निवेश लगाने के कारण होता है। तो जो जिस तरह हम इस देश में वेल्थ की निंदा करते हैं, ये मेरे अनुसार एक्चुअली बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है, क्योंकि और ये हमारी ये सोशलिस्ट सोच की एक आउटकम है। और इसमें ये भी बतला दूं एक्चुअली कि हमारा इतिहास एक्चुअली, जिसको कि हमने लिखा था 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण, और मेरे किताब में मैंने एथिकल वेल्थ क्रिएशन की बात भी की है, उसमें आप ध्यान दें तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे हम तो शुभ लाभ लिखते हैं। ये थोड़ी लिखते हैं कि एक्चुअली हानि और शुभ, अशुभ और हानि, ये नहीं लिखते हैं हम। ना कि हम ये भी लिखते हैं कि शुभ और हानि और या अशुभ लाभ, यानी कि आप अच्छा काम करिए, शुभ करिए और उससे लाभ बनाइए। तो हमने कभी इस देश में, यहाँ की जो संस्कृति है, इस संस्कृति ने अर्थ को एक पुरुषार्थ माना। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें 4 पुरुषार्थ हैं, उसमें अर्थ एक पुरुषार्थ है। यानी कि आप एक्चुअली अर्थ का सृजन करो, लेकिन धर्म मतलब मैं रिलीजन के रूप में नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअली सही तरीके से आप करो, कि ना कि आप किसी ने आपको। ये चीज़ मुझे लगता है सर हाल के दिनों में बढ़ गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा, तो एक काम करते हैं, अडानी अंबानी का मुद्दा उठाते हैं कि ये अडानी और मोदी मिले हुए हैं, इस तरह की चीज़ें। अब जैसे उसमें कह दिया जाता है कि अडानी को एयरपोर्ट भेज दिया। अरे भाई, जब कांग्रेस के ज़माने में, यूपीए के ज़माने में एयरपोर्ट जब दिए जा रहे थे जीएमआर को, दूसरी कंपनियों को, अडानी को की कंपनी को भी मिले, तो बेचा तो नहीं गया, पहली बात। दूसरी बात, आप किराया ले रहे हो उससे, आप किराए के घर में मान लीजिए कि रहते हैं, क्या आपने अपना घर किराए पे दिया है तो आपने बेच दिया है? कल को आप बोलिएगा कि खाली करो तो खाली करेगा, सीधा सा हिसाब। और आप किराया ले रहे हैं, और सरकार का काम कहीं दुनिया में नहीं होता कि वो एयरपोर्ट चलाए, रेलवे भाई उसका काम है बनाओ, चलाओ तुम, हम फिर दूसरी चीज़ों में लगाएं पैसा। और ये है, लेकिन ये ज़रूरी मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे काफ़ी ये सोशलिस्ट विचारों के कारण है। और ये बात हमारे सामान्य व्यक्ति को समझना ज़रूरी है कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म जो है भारत की आइडियाज़ नहीं है, ये जो है यूरोप से आया। पर सर वो वामपंथी विचारधारा धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन वो जो पिन मारती रहती है ना, वो एक दिक्कत है। नहीं, इसलिए एक्चुअली हमें ये समझ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो सामान्य व्यक्ति है वो ये समझे कि यदि मेरा गुजर बसर हो रहा है, मेरे परिवार का पालन पोषण हो रहा है, तो वो उद्योगपति के कारण हो रहा है। कहीं उद्योग नहीं है तो रोजगार नहीं है।
ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यदि सामान्य व्यक्ति यदि समझ जाए कि ये जो पूंजीपतियों के भी के अगेंस्ट जो बात की जा रही है और पूंजी के अगेंस्ट जो बात की जा रही है वो एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि मेरा रोजगार नहीं आता यदि पूंजीपति अपना पूंजी नहीं लगाता, तो जो राजनीतिज्ञ हैं वो एक्चुअली वो भी समझ जाएंगे कि वो तो अभी तो एक्चुअली ये मतलब धूल फेंकने की कोशिश है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति समझता नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है एक देश में वेल्थ क्रिएशन का और एक्चुअली अर्थ की सृजन का। तो वो समझ जाए तो एक्चुअली ये राजनीति की भी धूल झोंक नहीं सकते। तो जितना मैं आपको सुन के समझ पा रहा हूँ सर कि भारत की ग्रोथ स्टोरी बहुत शानदार चल रही है, उसको रोकना अभी तो मुश्किल है, लेकिन क्या एक पॉइंट इसमें जोड़ सकता हूँ कि इस देश का वोटर भी तय करेगा कि भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा या नहीं? किसी भी डेमोक्रेसी में वोटर का तो बहुत बड़ा योगदान रहता है, और लीडर तो वही चुनेगा। हाँ, वो तो वही चुनेगा, और ये समझबूझ से वोटर ये ध्यान दे कि जो दो तरह की राजनीति हमारे देश में चली है और आज भी चलती है। एक वो राजनीति जो, और ये मैं आर्थिक दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, एक वो माई बाप की राजनीति, जो कि नेता माई बाप है और कहता है कि चलो एक दो मछलियाँ मैंने बांट दी, चलो ले लो, खुश रहो, ठीक है। दूसरी राजनीति है लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की, आत्मनिर्भर बना के उसमें काबिलियत उभारने की। और काबिलियत जब आती है तो जो सामान्य व्यक्ति है, आम आदमी है, वो अपने सपनों को एक्चुअली उसमें प्रयास कर सकता है सपने बनाने के लिए और सपनों को साकार करने का। तो ये जो राजनीति है, तो हमारे जो वोटर्स हैं इनको ये ध्यान देना है कि माई बाप की राजनीति जो चली वो आप अब उसको आगे और हवा नहीं देना है। जो काबिलियत बनाने की जो राजनीति है, जिससे कि हमारी काबिलियत बढ़ेगी, तब जाके तब हमारे सपने साकार करने का हमें एक अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। तो उस पे ध्यान देना। और ये इसमें कि मछलियां बांटना जो है माई बाप की राजनीति, और मछली पकड़ना सिखाना जो है वो आत्मनिर्भरता की राजनीति। तो हमें ये ध्यान देना है लोगों को कि ऐसे हम नेताओं को हम प्रोत्साहन दें जो कि हमें आत्मनिर्भर बनाएं और हमारी काबिलियत को उभारें, और जिससे कि हम अपने सपनों को साकार कर पाएं। इसमें, और अंत में मैं क्रिकेट से उदाहरण देता हूं। यदि आप देखें सौरव गांगुली, जो कि बहुत अच्छे कैप्टन थे, आज की तारीख में भी एक हरभजन सिंह, युवराज सिंह या फिर वीरेंद्र सहवाग वगैरह, धोनी, ये सब बोलते हैं कि इतनी उनकी मतलब उनकी पूजा करते हैं, उनकी इतना रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि गांगुली ने इन सब की उनकी क्षमता को उभारा, उनकी क्षमता को पहचाना और उनको उभारा, न कि लीडर्स क्रिएट की, यानी कि उनके पोटेंशियल को जाना और उनको उभारा, उनको ग्रोथ। तो हर एक व्यक्ति, यदि मुझ में कोई देखता है, कोई अच्छा पोटेंशियल देखता है और उसे उभारता है, तो मैं तो हमेशा कृतज्ञ रहूंगा उसके लिए ना। तो अच्छा नेता वो होता है जो हमारी काबिलियत को समझे, पहचाने, उसको परखे और उसको और उभारे। तो वो है आत्मनिर्भरता की राजनीति। तो हमारे जो वोटर्स हैं उनको ये माई बाप की राजनीति को एक्चुअली उसको नकार के जो आत्मनिर्भरता और जो क्षमता बनाने की राजनीति है उस पे ध्यान देना, उसको प्रोत्साहन देना। माई बाप की राजनीति छोड़िए, जो आपको अपना खुद का माई बाप बनना सिखाए। हाँ, मतलब वही आत्मनिर्भरता है, और तभी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, और इसीलिए दुनिया भारत को सलाम ठोक रही है। और अच्छा लगा ये बातें सुन के केवी सर की भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, अगर तो इस गति में पूरा देश शामिल है, ऐसा नहीं कि कुछ लोग छूट रहे हैं, और आगे ये चीज़ जो है वो मेंटेन होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमसे बात किया। आप लोगों की सोच क्या है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।